गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। बच्चों आपको पता है हमारा कल अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज ये पूरा हो चुका है। आज हमारा अध्याय नंबर 10 संविधान एक का राजनीतिक दर्शन, संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये अध्याय हमारा शुरू हो गया है। तो इस अध्याय में हम संविधान के राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले 69 सालों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि हमारा संविधान कैसे बना, कब मूर्त रूप में आया। लेकिन क्या हमने कभी मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की आवश्यकता क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की जो बहसें हुई वो क्यों जरूरी थी? संविधान के हर प्रावधान को लेकर संविधान सभा में बहस की गई थी, विचार विमर्श किया गया था, तर्क वितर्क किया गया था। तो इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न को खोजा जाएगा। दूसरा, यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो संघात्मक है या एकात्मक है, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के क्या लक्ष्य हैं, हमारे संविधान के क्या गोल हैं। तो इस संविधान के सहारे हमने इन उद्देश्यों को कैसे हमने प्राप्त किया है, क्या हम इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है, हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है, इसी के अनुसार संविधान की सफलता उसकी असफलता निहित है। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान का दर्शन या संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस संविधान को पढ़ने के बाद हम जान सकते हैं कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है, हमारा संविधान है वो उसकी मूल विशेषता क्या है, हमारे संविधान का मूलभूत तत्व क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके मूल विशेषता क्या है, क्या हमारे संविधान की आलोचना की जा सकती है, और अंतिम इस संविधान के क्या क्या सीमाएं हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम संविधान या संविधान है जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो संविधान के दर्शन से क्या आशय है? कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून से बनता है। क्या सही है? ऐसा क्या सही है क्या कि संविधान है उसका राजनीतिक दर्शन, तो क्या संविधान केवल कानून से बनता है? कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है और न कि नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नजरिया। तो कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून से बनता है, संविधान वो सिर्फ और सिर्फ कानून से बनता है, कानून के अतिरिक्त संविधान में कुछ नहीं, और कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। इसलिए मूल्य और नैतिकता को कानून से और कानून को मूल्य और नैतिकता से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। हर कानून के नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका मूल्य और आदर्शों से गहरा संबंध है, जो मूल्य और आदर्शों से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं।
तो हमारा संविधान है। हर कानून में नैतिक तत्व नहीं है, जरूरी नहीं नैतिकता और कानून और नैतिकता का समावेश किया जाए, कानून को नैतिकता से और नैतिकता को कानून से जोड़ा जाए। किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्य और नैतिकता से या आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। कोई भी कानून भाषा और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है, क्योंकि कोई भी कानून है वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ण के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर हमारा संविधान वो हर प्रकार के भेदभाव को निरस्त करता है। ये कानून की समानता का अभिप्राय क्या है? कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे वो उसकी जाति का, उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसके आधार पर कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संप्रदाय, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा संबंध है। तो एक उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा संबंध है, कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा तारतम्य है। इसी कारण संविधान को हम एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखते हैं। भारतीय संविधान वो एक ऐसे दस्तावेज के रूप में जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया हमारा क्या है? इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहला, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। संविधान कुछ अवधारणा, कुछ मान्यता, कुछ सिद्धांत, कुछ मूल्यों के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए आवश्यक है। यानी इसका मतलब क्या है? संविधान में ऐसे बहुत से शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अधिकार शब्द क्या है? अधिकार, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक तथा लोकतंत्र, ये शब्द क्या है? इनका क्या महत्व है? इनकी क्या बुनियाद है? तो जैसा आपको बताया गया है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है, उसमें ऐसे कई वर्ड हैं, जैसे कि अधिकार है, नागरिकता है, अल्पसंख्यक है तथा लोकतंत्र है। इनका क्या अर्थ है? इनका क्या अभिप्राय है? इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। जो हमारा संविधान है वो किन आदर्शों पर बना है? संविधान का निर्माण किन बुनियादी आदर्शों, मूल्यों, संहिताओं से हुआ है, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से मेल खाती हो। संविधान की बुनियादी अवधारणा क्या है? संविधान का निर्माण जिन आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं को लेकर हुआ है, क्या उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहस के बाद जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहस के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकेंगे ये आदर्श कहाँ से आए और क्यों ठीक है, तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद मानते हैं तो हमारे लिए आवश्यक बताना है कि यह मूल्य सही है या सुसंस्कृत या सुसंगत क्यों है। यदि हम किसी मूल्य को हम संविधान का अंग मानते हैं, यदि बुनियादी अंग मानते हैं, तो ये हमारे लिए बताना आवश्यक है कि ये मूल्य तर्क संगत है या नहीं है, या सुसंगत है या नहीं है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा है। तो इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात क्या हो सकती है? भारतीय संविधान में आपको पता है कि संविधान सभा में खूब बहस हुई और प्रत्येक परिच्छेद को बहस के बाद तर्क वितर्क के
आधार पर, समसामयिकता के आधार पर, परंपरागत मूल्य समानता, परंपरागत समसामयिक परिस्थितियों समय काल के अनुसार उसको जोड़ा गया। और आगे उसमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान के बुनियाद मानते हैं, यदि किसी मूल्य को हम संविधान के बुनियाद या आत्मा मानते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है, यह मूल्य क्यों सही है, सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा रह जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था को अन्य मूल्य के बदले किसी खास मूल्य समूह की दिशा निर्देश करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उसके पास इस मूल्य समूह का जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क थे। तो संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देश करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास जो मूल्य थे, समूह थे, उनको जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क थे, कुछ ऐसे बिंदु थे। जैसे आपने देखा होगा सन 1947 में जापानी संविधान को बोलचाल की भाषा में शांति संविधान कहा जाता है। 1947 में जापानी संविधान को बोलचाल की भाषा में शांति संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम जापान के लोग, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व जैसा लिखा है ना, वैसी प्रस्तावना में जापान के संविधान में लिखा है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण रखने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जैसा आपको पता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिए गए थे। जापान को अच्छी तरह समझ में आ गया कि लड़ाई से, युद्ध से कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। इसलिए जो जापान के संविधान की प्रस्तावना है बेटा, उसमें स्पष्ट कहा गया कि हम जापान के लोग, वी द पीपुल ऑफ जैपनीज, वी द पीपुल ऑफ जापान, हम जापान के लोग संविधान के लिए शांति की कामना करते हैं। हम जियो और जीनो दो की भावना में विश्वास करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले, जो मानवीय रिश्तों पर जो नियंत्रण करने वाले आदर्श हैं, उन आदर्शों के प्रति, उन मूल्यों के प्रति, उन सद्भाव के प्रति, उन आदर्शों के प्रति हम सचेत हैं, हम उनके प्रति अपना गहरा विश्वास जताते हैं। तो जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान में अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी के बजाय बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। तो न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित, न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की हम ईमानदारी से कामना करते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव का पालन करते हैं। जापान के लोग राष्ट्र की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन के रूप में, अधिकार के रूप में उसे हम युद्धों से, अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर रहेंगे और युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बातचीत के माध्यम से धमकी या बल प्रयोग के माध्यम से सुलझाने के लिए हमेशा दूर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो हम सर्वदा जापान के लोग न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हैं। जापान के लोग राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी या बल प्रयोग से हमेशा से अपने आप को दूर रखेंगे, धमकी और बल प्रयोग का प्रयोग नहीं करेंगे। भविष्य में जापान कभी भी युद्ध का सहारा नहीं लेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए हम जापान के लोग सर्वदा बातचीत या विचार विमर्श से उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे और युद्ध, धमकी या बल प्रयोग से सर्वदा दूर रहेंगे। तो युद्ध, धमकी और बल प्रयोग से जापान के लोग सर्वदा दूर रहेंगे। यह आह्वान किया गया
कि जापान के लोग युद्ध, धमकी या बल प्रयोग से सदा दूर रहेंगे। उपयुक्त अनुच्छेदों के लक्ष्यों को पूरा करने के बाद इस बात पर ध्यान दिया गया कि जमीनी सेना, जिसे थल सेना कहा गया, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान का कभी भी नहीं रख जाएंगे। यानी जापान ने कसम खाई थी इस बात को लेकर कि हम कभी भी स्थल सेना, नौसेना और एयरफोर्स का कभी प्रयोग नहीं करेंगे और युद्ध के लिए घातक हथियारों का निर्माण और घातक हथियारों का साझा सामान रखने पर कभी जोर नहीं देंगे। और जो अमेरिका जापान पर जिसने परमाणु बम डाले थे, वही अमेरिका आज जापान की रक्षा का बोझ उठाता है। जापान की रक्षा के लिए अमेरिका की सेना तैनात है। तो अनुच्छेदों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना, युद्ध का अन्य कोई भी किसी प्रकार का साजो सामान है वो जापान नहीं बनाएगा। जापान न तो हथियारों का निर्माण करेगा और न ही हथियारों के निर्माण को बढ़ावा देगा। तो हमारा अध्याय नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमने अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, लोकतंत्र जैसे बुनियादी मूल्यों और जापान के संविधान की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें पूरा करने के लिए इस बात पर ध्यान दिया गया कि जापान न तो कभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को युद्ध से हल करने की कोशिश करेगा और न ही युद्ध को बढ़ावा देगा। तो बेटा आज मैंने जो आपको पढ़ाया इसको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।